नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझसे मेरे एक दोस्त ने सवाल किया आज कि यार क्या बात है, सरकार इतना नाराज क्यों रहती है 4 PM से। तो मैं हंसा, मैंने कहा सरकार शब्द गलत है, सरकारें कहो। जब से मैंने इस अखबार शुरू किया है, सरकार किसी की भी रही हो, वो ऐसी ही नाराज रहती है क्योंकि सरकार को पसंद नहीं होता कि उसकी आलोचना करते हुए कोई खबर लिखी जाए। लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने, उस लाइन में ये था कि खबर वही है जो सरकार छुपाने की कोशिश करे, और जो सरकार बताती है वो तो विज्ञापन होता है। अब मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्वरूप की। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मेहनत करने वाली कोई भी पार्टी इस देश में नहीं है। एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, 24 घंटे काम करने की सोचते हैं, तब आज भारतीय जनता पार्टी इस स्वरूप में आई है। मगर साथ ही ये भी है कि जो सत्ता जनित बीमारियां होती हैं, जो सत्ता का अहंकार होता है, जो सत्ता का नशा होता है, वो भी पूरी तरह से इस पार्टी में आ चुका है। अब आप पूछेंगे कि नाराज क्यों रहती है सरकार, तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। खचाखच हॉल भरा हुआ था। मंच पर मुख्यमंत्री जी थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, स्वतंत्र देव सिंह थे। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं राम इकबाल सिंह, उनको मंच पे आमंत्रित किया गया बोलने के लिए। पूर्व विधायक हैं और अपने छात्र जीवन जब बहुत छोटे थे तब से विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। और आप बलिया में नाम लेंगे राम इकबाल सिंह का तो बीजेपी कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान के लिए राम इकबाल सिंह ने दिन रात एक कर दिया, तब वो विधायक बने थे। और विधायक बन के भी उन्होंने जो क्रांति की अपने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए, एक टाइम में मायावती के और भाजपा के टकराव का कारण वो बन गए थे, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान की लेकर लड़ाई को लेकर उन्होंने पूरे बलिया में क्रांति कर दी थी। खैर, मंच पर आते हैं राम इकबाल सिंह और बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जहां हमारे परिवार के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, इस नौकरशाही ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। हमारे कार्यकर्ता थाने तक जा नहीं पा रहे हैं, डरते हैं, थानों में भ्रष्टाचार हो गया है, तहसील और ब्लॉक स्तर पे बेईमानी के ढेर लग गए हैं, किसान नाराज है, उसकी बोरी, उसकी खाद का दाम सही नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी तमाम बातें राम इकबाल सिंह ने कही मंच पर, और पूरा हॉल एक नहीं कई बार तालियों से गूंज गया। मतलब ये संकेत था कि उस हॉल में बैठे हुए बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को ये बात सच लगी और उन्होंने ताली बजा के ये इस बात के लिए हौसला बढ़ाया कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को आज भरी सभा में उनके अपने परिवार, उनकी पार्टी के लोगों ने आईना दिखाया। बात खत्म। मीडिया के लिए बड़ी खबर थी, लोगों ने बाहर आके बताया, पत्रकारों के अपने सबके सूत्र होते हैं, खबर छपनी थी। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि एक बहुत बड़े अफसर ने तमाम बड़े अखबारों में फ़ोन किया और ये कहा, देखो हमने तुम्हें 7 करोड़ के 8 करोड़ के पैकेज दिए हैं, ये खबर छपनी नहीं चाहिए कि राम इकबाल सिंह ने आज विरोध के ऐसे स्वर मीटिंग में कहे। अब आप कल्पना करिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक पूर्व विधायक, कार्य समिति का सदस्य खड़े होकर सरकार की ऐसी बातें बता रहा है, तो क्या खबर छपनी नहीं चाहिए। मगर लखनऊ के किसी बड़े अखबार में अगले दिन खबर नहीं थी। हमको पता चला, हमने 4 PM का पहले फुल पेज पे वो खबर छापी और पूरे देश के बड़े से बड़े नेताओं ने इस खबर को शेयर किया। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझे, कई नेताओं ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी कि कम से कम आपने हमारे दर्द की बात को सुना और लिखा। ये सरकार की आलोचना नहीं है, ये वही लाइन है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। यह मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं है, उनके घर की मीटिंग थी। एक्स एमएलए जिसने अपना पूरा जीवन, छात्र जीवन से आज वो 60 साल के होंगे, पूरा जीवन एक पार्टी के लिए उस आदमी ने कुर्बान किया है, ये उसकी बात थी, आलोचना नहीं है।
मगर मुख्यमंत्री को तो ऐसी बातों से कम मिर्ची लगती होंगी, मुख्यमंत्री के आसपास जो चमचे रहते हैं उन्हें ऐसी खबरों से बड़ी मिर्ची लगती है। आज मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी गुमनाम चिट्ठी के आधार पर शिकायत पे जांच नहीं कराई जानी चाहिए। 35 साल का अनुभव है मेरा पत्रकारिता का, जीवन में एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, मैंने कभी कानून को नहीं तोड़ा। लेकिन ऐसी खबरों पर मुझे बुलाया गया, मुझसे कहा गया कि तुम जितना चाहो पैकेज ले लो, साल का जो खर्चा होता उतना विज्ञापन ले लो, लेकिन इस तरह की खबरें मत छापो। मैंने उनसे कहा कि पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार की, मैंने उस बड़े अफसर से कहा कि अगर आप ये साबित कर दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे ज्यादा सरकार के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो मैं कल ही अपना अखबार बंद कर दूंगा। मैं उसी लाइन को दोहराया मैंने, खबर वही होती है जो सरकार छुपाना चाहती है, जो सरकार बताती है वो विज्ञापन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने हेडिंग लगाई थी, डीजीपी ने एक अपराधी की सिफारिश कर दी थी तो हमने हेडिंग लगाई थी, डीजीपी बिकता है बोलो खरीदोगे। सपा के कैबिनेट मिनिस्टर ने गाली बकी थी एक नौजवान को, हमने पूरी गालियां छाप दी थी। गायत्री प्रजापति आज जेल में है तो उसका सबसे बड़ा कारण 4PM है, हम लाइन से मंत्री के खिलाफ लिखते थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अखिलेश यादव के दुश्मन थे, हम उनको आईना दिखाते थे कि सरकार ये गलत कर रही है और यही काम मीडिया का होता है, यही काम पत्रकार का होता है। मगर मुख्यमंत्री को तो नहीं पता होगा, एक साहब पहुंचे, चमचे साहब तो पहुंचे और 4 लाइनें लिखाई गई, ना नाम पता, ना बाप का नाम पता, ना घर का पता, और मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। 1.5 साल चली लगभग। मेरे खानदान में किसी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके खातों की जांच लेंस लगा के नहीं की गई हो। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई, 1 लाख रुपए की भी बेनामी संपत्ति नहीं मिली मेरे पास। मैंने उस अफसर से हंसते हुए कहा कि जिसका दामन में दाग होता है वो इसकी दबंगी से पत्रकारिता नहीं करता है। मैं पत्रकारिता आपके खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर मेरे विज्ञापन रोक दिए, मेरे दफ्तर पे हमला हुआ, मेरा सरकारी मकान खाली कराया गया, मेरी मान्यता खत्म कर दी गई, जो अत्याचार कर सकती है सरकार वो किया गया। मेरे दोस्त को एसटीएफ ने 5 घंटे बुला के कहा कि हम संजय शर्मा के फोन टेप करते हैं, संजय शर्मा की गाड़ी का पीछा करते हैं, हमें कुछ बता दो, हम उन पर बंद करना चाहते हैं। मैंने डीजीपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको शिकायत भेजी। अभी 4 दिन पहले मुझे फिर किसी ने बताया कि फिर कहा गया मुख्यमंत्री से ये यूट्यूब बहुत बवाल कर रहा है, दुनिया के 50 देशों में देखा जा रहा है, ये डिबेट बंद नहीं कर रहे संजय शर्मा, इन पे एफआईआर करा दो। मुझे पता चला फिर ईओडब्ल्यू से कहा गया कि एफआईआर करा दो। तो क्या होगा, आप एक एफआईआर करा देंगे, मान लीजिए मैं जेल भी भेज देंगे तो उससे क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? मैं जेल से बाहर निकल के नहीं आऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा जेल के अंदर? और बाहर निकल के आऊंगा तो मैं डर जाऊंगा। अगर डरना होता तो मैं अब क्यों नहीं डर गया होता? मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, समझने की कोशिश करिए। आपके खिलाफ वो चमचे हैं मुख्यमंत्री जी जो आपको ये सलाह दे रहे हैं। ये अफसर, ये सलाहकार किसी के नहीं है। सरकार बदल गई तो अगले मुख्यमंत्री के जूते उठाते हुए यही नजर आएंगे। जो आपकी आलोचना कर रहा है उसको सहज स्वीकार करिए, उसको बुलाइए, उसके गले मिलिए और चीजों को ठीक करिए। आज मैं इमोशनल इस बात से हूं कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, राम इकबाल सिंह परेशान थे मेरी डिबेट में। आज मैं आपको वो डिबेट सुनाने जा रहा हूं कि एक विधायक की पीड़ा समझिए, 2 कार्यकर्ता मर गए, उस आदमी ने बलिया में सब बंद करा दिया, उसे मुकदमे लग गए, तमाम नेताओं के, बड़े नेताओं के मुकदमे वापस हो गए, खुद मुख्यमंत्री जी के मुकदमे वापस हो गए, केशव मौर्य के मुकदमे वापस हो गए। जो बलिया के एक साधारण कार्यकर्ता के लिए लड़ रहा है उसके मुकदमे वापस नहीं हुए। इस डिबेट को थोड़ा सुनिए। इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, आवाज की प्रॉब्लम थी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के उस समर्पित कार्यकर्ता का दर्द जरूर सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बचे तो उस कार्यकर्ता का दर्द जरूर सुनिए। आप चाहते हैं कि भाजपा की नींव में लगे हुए पत्थर उतने ही मजबूत रहें और आप भाजपा समर्थक हैं तो उस राम इकबाल सिंह की इस डिबेट को जरूर सुनिए। और सुन के अमित शाह जी को, सुन के मोदी जी को, सुन के जेपी नड्डा जी को कलमबद्ध करिए इनकी बात और लिखकर भेजिए कि कौन अफसर हैं जो ठेकेदारों से कमीशन खा रहे हैं, कौन अफसर हैं जो कोरोना काल में इतना बुरा हाल कर रहे हैं, जैसे प्रदेश कार्य समिति का यह सदस्य कह रहा है कि हाहाकार मच गया। कौन अफसर हैं जो भाजपा का ये बड़ा नेता कह रहा है
कि सरकार किसी की वो ठेके वही उठाते हैं। कि मेरा दर्द नहीं है, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम सच लिखना है, सच बोलना है, मैं बोलूंगा। आप मुझ पे 1000 मुकदमे कर देंगे तब भी बोलूंगा, आप मेरा 1000 उत्पीड़न कर देंगे तब भी बोलूंगा। जो मेरे दफ्तर पे धमकियां दी जा रही हैं, मैं कई बार कर चुका, मेरी सुरक्षा नहीं की जा रही है, मैं मरने से पहले भी बोलूंगा। बोलना मेरा काम है, लिखना मेरा काम है, मेरा पेशा है, मेरा पूजा है, ये मैं करूंगा। आप मेरा कुछ मत करिए, मुझे आपसे विज्ञापन बिल्कुल नहीं चाहिए। मगर मेरे अनुरोध पर बीजेपी के इस नेता की बात सुनिए। अगर आप सुनेंगे तो यही आपका आधार है, यही बलिया में और यही नोएडा में और यही बदायूं में और यही पीलीभीत में यही नेता वोट डालाएंगे आपके। ये है असली कार्यकर्ता। वो चमचे सलाहकार और वो चमचे अफसर बिल्कुल नहीं है, वो सब बेईमानी कर रहे हैं। काश मुख्यमंत्री जी आप देख पाते, आपके इर्द गिर्द रहने वालों ने बेईमानी का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, करोड़ों अरबों रुपए की बेईमानियां की हैं। खुलेंगी एक दिन, मैं दावा कर रहा हूं, मैं ही खोलूंगा एक दिन। तब आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर गए थे। इन सलाहकारों और इन चमचे अफसरों के चक्कर में आपने अपना उज्जवल कैरियर खराब कर लिया। आप देश के ब्रांड नेता है, लोग आपकी ईमानदारी की बात करते हैं, मगर आपके आसपास के चारों तरफ घिरे हुए लोगों की बेईमानी की भी बात करते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सुनिए, आप जरूर सुनिए बीजेपी के इस बड़े नेता का दर्द, और मुझे जरूर बताइएगा कि यह दर्द आपको कैसा लगा। आप यकीन मान के चलिए, विश्वास रखिए मेरे पे, 4 PM नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। ऐसी दबंगी से आपको खबरें जरूर दिखाएगा। सुनिए बीजेपी के इस नेता का दर्द। राम इकबाल सिंह उन नेताओं में से हैं बीजेपी के जिनकी वजह से शायद मायावती की सरकार में बीजेपी से जो अलग हुई थी, उसकी देन एक कहीं ना कहीं राम इकबाल सिंह जी थे। छात्र जीवन से बीजेपी से जुड़े हैं, बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी रहे हैं। और अभी जो पिछली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, राम इकबाल सिंह जी वो अकेले नेता थे जिन्होंने मंच पर चढ़कर, मंच पे जब उनको बोलने के लिए बुलाया गया, तो जहाँ पे स्वतंत्र देव भी थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी थे, डिप्टी CM थे, उन्होंने खड़े होकर बताया कि अगर मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में थानों पे, तहसीलों पे हालात खराब हैं, दलाली हो रही है, हमारा कार्यकर्ता जा नहीं पा रहा है। और दीपक भाई, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया था। स्वतंत्र देव सिंह घबरा गए थे, उन्होंने उठ के रोका, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा अगर मेरा घर है ये, मैं अपनी बात यहां नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। बहुत बड़ी बात थी। प्रदेश कार्य समिति के एक इतने सीनियर एक्स MLA रहे हैं दीपक भाई ये, तो इन्होंने जब ये कही तो नहीं, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो राम इकबाल जी का ऐसा नहीं कि आप इतना लंबा परिचय करा रहे। मैंने उनका नाम सुना हुआ है, और बलिया की धरती से आते हैं तो क्रांतिकारी धरती से आ रहे हैं। दूसरा चीज, अगर राम का इकबाल है तो फिर हर व्यक्ति सिंह है। बिल्कुल सही। अगर इकबाल है तो वो सिंह है अपने आप में। तो बिना परिचय के उन्हीं को जोड़ता हूँ। राम इकबाल जी, आज दीपक भाई दिल्ली के देश के जाना हमारे पत्रकार, उन्होंने बहुत अच्छी भाई कि राम इकबाल है तो सिंह तो है ही है। ये जो मुलाकात हुई है 4.25 साल बजे, आप इस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, पूरा जीवन कुर्बान किया है, क्या ये मुलाकात पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? और ये मुलाकात हुई है, क्या केवल अपने अपने स्वार्थों में मुलाकात हुई है, या इसके कुछ मतलब भी निकलेंगे जमीनी स्तर पर? राम इकबाल जी। एक तो संजय जी, आपसे अनुरोध है कि मैंने जीवन बर्बाद नहीं किया है, मैंने जीवन देश समाज के लिए सार्थक किया है। दूसरी बात कि जो 2 उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले हैं, तो मैं तो यही नहीं समझ पाता कि इन लोगों में कोई विवाद था या कोई तकलीफ थी इनके दिल में। वो थी तो किस लिए और क्यों थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया थी। पिछली गवर्नमेंट को लोग हटाना चाहते तो बीजेपी पावर में आई। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री तय किया, विभिन्न लोगों का पद तय किया, उसमें कौन कौन विभाग देखेगा। आखिर मतभेद के कारण क्या हो सकते हैं, पहले ये तो जानकारी होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि कोई मतभेद है, मुझे लगता है कि ये माहौल बनाने की एक प्रक्रिया है कि सब लोग मिलकर के 2022 का माहौल बनाया जाए। लेकिन हमें मतभेद वाली बात नहीं अभी समझ में आई कि लोगों में मतभेद कुछ है और क्यों है और किस लिए होगा मतभेद। राम इकबाल जी, मैं एक मिनट को आपको रोकूंगा। जब मुख्यमंत्री जी पंचम स्तर पे बैठ गए थे, नेम प्लेट उखाड़ दी गई थी केशव मौर्य की, वहां पे उस नेम प्लेट को उखाड़ दिया गया था। 4.25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी उनके घर गए हों,
आप खुद जानते हैं निचले स्तर से ऊपर तक केवल ये मैसेज था कि डिप्टी सीएम की उपेक्षा की जाए, कोई ब्यूरोक्रेट उनसे मिलने नहीं जाता था, तमाम ठेकों को लेकर उन पर आरोप लगे। तो ये मतभेद किसी और ने माहौल नहीं बनाया है, ये माहौल आपकी पार्टी ने बनाया है, मुख्यमंत्री कैंप ने बनाया है। जब केशव मौर्य पे हमले हुए तो मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम ने कभी उनका बचाव नहीं किया। तो ये माहौल तो आपकी पार्टी ने बनाया है, कभी केशव मौर्य के पक्ष में खड़ी नजर नहीं आई। अब आप बचे तो अलग विषय है, लेकिन माहौल तो है ही है कि दोनों के बीच में दूरियां हैं। दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ये आम जनता तक तो गई नहीं, ये बुद्धिजीवी लोगों तक भले गई हो या बुद्धिजीवी लोग इन चीजों पर बारीकी से नजर रखे हों, लेकिन दोनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बरसों से तपस्या किए हुए कार्यकर्ताओं की पौध जो आज फल दे रही है, इस पर असंतुष्ट थे। और ठेकों का क्या मामला था, नहीं मामला था, मैं एक बात बताऊं शर्मा जी, सरकार किसी की भी रहती है, ठेका वही पाते हैं जो पाते आए हैं। राजा कोई भी हो, रानी मंदोदरी ही रहती है। इसलिए चाहे कल चाहे आज ठेका वही पा रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है जो समाजवादी पार्टी में वो बसपा में ठेका पाते थे, ठेका वही आपकी सरकार में भी पा रहे हैं। ठेका वही लोग पा रहे हैं जो कल पाते थे। और मैं खुद भी बहुत चिंतित रहता हूं कि आखिर इन लोगों में कौन सी कला है कि ये चीजों को कवर कर ले रहे हैं। और मैं आपसे क्या बताऊं, ये अपने बहुत सारी समस्या भी हल कर लेते हैं। हम लोग तो छात्र राजनीति से आए हैं, कार्यकर्ताओं के लिए पिछली सरकार में घेराव कराया था 2004 में। 25 अगस्त को हमारा कार्यकर्ता एक मारा गया था एक थाने का, उसमें फायरिंग हो गई, हमारे 2 कार्यकर्ता मारे गए, 24 लोगों को गोली लगी, हम ही 22 लोगों को मुलजिम बना दिया गया था, 300 से ऊपर लोग लाठी गोली से घायल हुए। और आज मैं खुद भी देखता हूं कि जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं उनके मुकदमे वापस हो गए, 420 के, 409 के, 467 के, 468 के। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोहे कार्यकर्ता के लिए 22 लोग 302 के मुलजिम है। इलाहाबाद एमएलए एमपी कोर्ट महीना में 2 बार जाते हैं हम लोग। तो हम लोग तो किसी से दुखी नहीं हैं। जो लोग सिस्टम में महत्वपूर्ण है, ताकतवर हैं, आखिर उनको क्यों दुखी होना है? वो किस चीज के लिए दुखी हैं लोग? उनको ईश्वर ने क्या नहीं दिया कि वो लोग दुखी हो गए? राम इकबाल जी, आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, तो आप तो बीजेपी के आम कार्यकर्ता के लिए लड़े थे, मुकदमा उसकी वजह से लड़ा है। तो आपके मुकदमे वापस नहीं हुए, आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, तो आपको पीड़ा नहीं हो रही है कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए लड़ा, मेरा मुकदमा वापस नहीं हुआ? तो राम इकबाल सिंह जी, मैं फिर लौटता हूँ आपके पास, आपका कनेक्शन कट गया था। मैं ये जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले देते हैं, केशव जी के मुकदमे वापस हो जाते हैं, आप जैसे जुझारू नेता जिन्होंने केवल बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए गोली चलवाई थी, पुलिस के लाठीचार्ज हुआ था, गोलियां चली थी, आपके मुकदमे वापस नहीं हुए, तो आपको सच बताइए पीड़ा होती है या नहीं होती है कभी भी? संजय जी, मैं दूसरी सरकारों में गोली खाए हम लोग एक गरीब पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता के, हमारे 2 कार्यकर्ता मारे गए, 24 गोलियों से घायल हुए, कई 100 लाठी से टूटे थे। तो अपनी सरकार में भी हम लोग टेंडर नहीं डालने वाले हैं, हम लोग ठेका पर नहीं गोली चलाने गए थे चलवाने। एक कार्यकर्ता मारा गया था उसके सम्मान में, तो क्यों नहीं दर्द होगा? हम लोग 2 दिन इलाहाबाद आने जाने में लगता है तारीख पर, लेकिन एक ही मुकदमे हम लोगों के नहीं है, बहुत सारे हमारे जिले में ही जानता हूं भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे पड़े हुए हैं और वो त्रस्त हैं। तो आखिर जिसको तकलीफ होनी चाहिए तो तकलीफ व्यक्ति नहीं कर रहा है। जो लोग राज सत्ता के शीर्षस्थ पदों पर बैठकर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उनको किस बात की दर्द हो गई? हम लोग भी तो इसी जमीन पर हैं, वो सब लोग भी इसी जमीन से गए हैं राजनीति में। किसी को जनता ने भेज दिया, किसी को जनता ने रोक दिया, अंतर यही है। लेकिन दर्द जहां है, दर्द भी बहुत है। अपमान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बहुत झेला है, थाने में, पुलिस में, कचहरी में, तहसील में, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी के हाथों में दौड़ रहा है।
तो क्या दर्द नहीं होगा? ये रोज 10 पैरवी करनी पड़ती है, फोन कर दो इसके बाद भी पता चलता है पैसा ले लिए सब, दर्द नहीं होगा? पीड़ित आदमी कहाँ जाए? किस दरबार में दरबार लगता है जहां जाकर रोए हो? तो सच्चाई ये है। हमें नहीं लगता कि कोई इन लोगों में मतभेद है, कोई मतभेद का कारण भी नहीं है। सब लोग खुश हैं, सब लोग सक्षम जगह पर हैं। वैसे महत्वाकांक्षाओं का और कोई अंत नहीं होता है। ये सब इस तरह के लोगों का कोई ये नहीं, जो ईश्वर ने दिए इन लोगों को बहुत दिया, खुश रहना चाहिए। हाँ, भोज तो चलता है माहौल बनाने के लिए, बात सही है। 2022 आ रहा है, माहौल बनना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद एक सियापा है, एक जनता में एक हतोत्साहित पब्लिक है। कब आ जाएगा थर्ड वेव, कब फिर हमारे बच्चे मरने लगे, माँ बाप मर जाएंगे, घर का घर मर गए, कहीं बच्चे बचे हैं, कहीं बच्चा भी नहीं बचा। ये चीजें आज जिस ढंग से जनता में दहशत है, जिस ढंग से तकलीफ है, जिस ढंग से भूखमरी है, जिस ढंग से मिडिल क्लास के लोग मर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कोई तकलीफ होनी चाहिए। जहां तकलीफ है वो तो तकलीफ लोग पी ही रहे हैं। आज हम दूसरे की भी सरकारों में लाठी गोली खाए थे और अपनी सरकार में भी कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। अपने लिए नहीं, मैंने पहले भी कहा, हम लोगों के और हम लोगों के खानदान में कोई टेंडर नहीं डाला है। कार्यकर्ता के मान सम्मान पर, कार्यकर्ता के मान सम्मान पर हम लोग 302 के मुलजिम में ट्रायल में हैं। हम लोग अनेकों मुकदमे हैं इन कार्यकर्ताओं पर भी, राजनीतिक मुकदमे हैं, लेकिन कहाँ कहे कोई और कौन सुने? इसके बाद भी तकलीफ और दर्द हो गई है। ये समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि तकलीफ और दर्द किसी को है, ये मीडिया से बनाई गई है बात। बिल्कुल राम इकबाल जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। दीपक भाई बहुत नाजुक विषय पे रहते हैं हमेशा। कोरोना के काल में बलिया बड़ा चर्चा में आया था। बिहार में लाशें फेंकवा दी जा रही थी, बलिया से ट्रांसफर कर दी जा रही थी, और उसके बाद में बक्सर बिहार पुलिस ने आपके बलिया वाले बॉर्डर पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि बलिया से कुछ जी जी, आपको आ रही है राम इकबाल जी मेरी बात, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, वहां नेटवर्क कम लग रहा है, यहाँ भी कम है। राम इकबाल जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत चर्चा का विषय बना था। दीपक भाई आपको, दीपक भाई मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी हाँ, आपकी आवाज अब कान से सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राम इकबाल जी, बड़ा एक चर्चा का विषय बना था। बलिया में बिहार की तरफ से लाशें फेंकवा दी जा रही थी बिहार में जाने के लिए कोरोना काल में। तो कोरोना काल में जो हाल हुआ था उसमें आप क्या लग रहा है, कहाँ चूक हुई हो? बलिया के और आसपास के जिलों में क्या हाल था? सरकार मदद कर पाई थी? देखिए, कोरोना के मरीजों को लोग जलाने से भी डर रहे थे, तो जलाने से डर रहे थे, इस वजह से भी लोग ले जाकर गंगा जी में फेंक देते थे। ये गंगा जी का पानी पश्चिम से पूरब होकर बिहार में जाता है। कुछ लोग ऐसे भी गरीब थे जिनके पास जलावन नहीं था, वो भी फेंक देते थे ले जाकर। नहीं राम इकबाल जी, मेरा बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में सरकार को जो करना चाहिए था, अफसरों को जो करना चाहिए था, नौकरशाही को जो करना चाहिए था, क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी सरकार ने किया वो? मैं आपको बताऊं, मैं जिस जिले का हूं, इस जिले में 30 ही बेड थे, उसमें भी झाड़ू नहीं लगता था। मेरे 2 मरीज एक ही साथ गए तो मुझको फोन से बताया कि हम लोग बचेंगे नहीं। एक लड़का सीरियस है, वो ऑफिसर से मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है, तो उसको मैं कैसा हूं तब आजमगढ़ भेजवाया। दुर्व्यवस्था थी, ऑक्सीजन के बिना हाहाकार था। हमारी तैयारी निश्चित ही इन डॉक्टरों लोगों ने और ब्यूरोक्रेट सही ढंग से नहीं किए थे, सरकार को सही फीडबैक नहीं देते थे, अंधेरे में रखे थे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, मरते नहीं, तड़प तड़प कर मरे हैं। ये बहुत कष्ट की बात है। घर के घर खाली हो गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं कि जिस गांव में 10 लोग न मरे। ये बहुत तकलीफ का विषय है। और निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट्स और हेल्थ विभाग तो एक मरा हुआ विभाग बन चुका है, सफेद हाथी है वो। अब हमारे जिले में हम लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, ऐसा है हिस्ट्री में जिक्र 1942 में
पहले आजाद बलिया हो गया देश में 3 जिलों में, लेकिन हमारे जिले में न्यूरो सर्जन आज 10 बरस से नहीं है कोई, हार्ट का डॉक्टर कोई नहीं है जिला अस्पताल में, गायने के सर्जन नहीं है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है 1000 बेड लग सकता है, 80 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर की कमी है। जिले भर में एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, जिले अस्पताल में वो भी नहीं है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरिया में वहां पर है। वो ये गंभीर विषय है। अगर तैयारी ये विभाग सही ढंग से किया रहता तो शायद मौत इतनी नहीं होती, बहुत मामूली हुई है। हम इकबाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज सरकारी ठेकों में, चाहे वो नगर निगम के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इरिगेशन सिंचाई विभाग के हों, जिस भी महकमे के हों, क्या ठेकेदारों का सिंडिकेट है जिन्हें प्रशय मिल रहा है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ठेकेदारी तो वही करेगा जिसके पास फर्म होगी, लेकिन सबसे गंभीर विषय ये है कि आज मौतों का सिलसिला 2 महीना से लगातार देखा जा रहा। मैं कई बार फेसबुक पर लिखा भी हूं कि इन विभागों में 15 से लेकर के और 30% तक जो कमीशन लेते हैं टेक्नोक्रेट्स, और जो थानों और तहसीलों में जो रिश्वत का बोलबाला हुआ है, क्या अपने नागरिकों के लिए महामारी में भी नहीं छोड़ सकते हैं? क्या ये कभी तनख्वाह टच करते हैं? इसको कौन नहीं जानता है दीपक जी? इसको कौन नहीं जानता है? बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों के घर चला जाता है। और मैं कई बार लिखा कि तमाम लोगों से कि इस महामारी में देश आर्थिक संकट में है, लोग मर रहे हैं, जिंदगी बचाना मुश्किल है, आप कमीशन तो छोड़ दो, कम से कम जब तक कोरोना है देश में बहुत रकम बच जाएगी। आर्थिक रोना नहीं पड़ सकता है। हमारे पास धन है, लेकिन भ्रष्टाचार अनियंत्रित है। भ्रष्टाचारियों ने खोखला कर दिया है सिस्टम को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए नहीं कहता, मैं भी दुखी हूं। 43 वर्ष से राजनीति में हूं, 22 वर्ष एक टाइम खा कर था, बीएचयू से लेकर ऑल इंडिया मेरा निष्कासन हो गया था। आज भी पूरे भारत से मैं ब्लैक लिस्टेड हूं, लेकिन खेद व्यक्त नहीं किया था। कुलपति जी चाहते थे, हमने कहा कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं, चपरासी से कर सकता हूं, क्योंकि गलती नहीं किया हूं। तो उस युग को हम लोगों ने जमाने को देखा है। कई बार पहले के बड़े नेता, हम लोग छात्र आंदोलनों में जेल जाते थे तो राजनारायण जी जैसा आदमी कई बार आए मिलने के लिए जेलों में। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी रहते थे, जो आज मिनिस्टर हैं केंद्र में। तो आज का माहौल बदल गया है। आज तो संघर्ष करने वालों को लोग बैकवर्ड मानते हैं। मैनेजमेंट का युग है, किसको कौन मैनेज कर लिया वही सफल है, ऐसा मुझे लगता है। सवाल आपका जो है, आपका सवाल ये जरूर है। मुझे एक थोड़ा सा इंटरप्ट करने दीजिए कि योगी जी को मैं उनको मानता हूं कि वो एक ईमानदार निष्ठावान मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। आपकी भी हो सकता है यही राय हो। अगर वो ईमानदार हैं तो फिर जो उनके नीचे, उनके जो मातहत जो मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? वो उन पर अंकुश क्यों नहीं रख पा रहे? क्या वजह हो सकती है? ये ब्यूरोक्रेट्स अपना एक ऐसा नेटवर्क बनाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर कोई डाउट नहीं कर सकता है, उनकी निष्ठा पर भी कोई डाउट नहीं करेगा, लेकिन उनको सही फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं लोग। मेरा अपना खुद का भी मानना है। जैसे मेरी आवाज आ रही है आपके पास ना? जी जी जी, आ रही है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, मैं जिन सज्जन से चुनाव हारा वो बीएसपी के एमएलए हैं और हर सरकार में नाक के बाल हो जाते हैं। उनको गवर्नमेंट ने आते ही, हमारी गवर्नमेंट ने उनको ब्लैक लिस्टेड किया, और उस ब्लैक लिस्टेड किया उनको, समय से काम पूरा नहीं करते हैं, काम मैनेज करके ले लेते हैं। ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद मतलब उनको ठेके मिल रहे हैं। अब वो पता नहीं कब ग्रीन लिस्टेड हो गए, ये मेरे समझ के परे है कि कब ग्रीन लिस्टेड हो गए और क्यों हो गए।
आखिर उनमें कौन सी ऐसी खासियत है कि वो ग्रीन लिस्टेड हो जा रहे हैं और हजारों करोड़ का काम पाए? यह एक गंभीर विषय है। अब आप सोचिए ना कि जो आदमी रातों दिन हम लोगों से संघर्ष करता है, दूसरे पार्टी से हाथी पर चढ़कर घूमता है, और हमारी सरकार में भी अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन लाखों लोग देख रहे अपनी आंखों से कि आखिर में कौन सी गुण है कि ये हर सरकार के नाक के बाल हो जा रहे हैं। कुछ तो है। तो राम इकबाल जी, आपने ये बात मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं बताई? मैंने लिख करके भी उनके पीएस को दिया था, गोयल जी को। उनके 420, 409, 467, 468, 54 लाख रुपया फर्जी धन हरिनारायण राजभर जी के लड़के के खाते से एक फर्म बना लिए थे, दस्तखत करके निकाल लेने का सीबीसीआईडी जांच का चार्जशीट का आरोप उन पर था, और वो हाउस में भी बैठते थे, वारंट था उन पर। पिछले 5-6 महीना पहले उनका मुकदमा वापसी का आर्डर हो गया। उनका ये मुकदमा वापसी का आर्डर हो गया। मैं आपसे कहा कि हम लोग कार्यकर्ता के लिए कत्ल के मुकदमे में ट्रायल हम लोग हैं। मैं केशव मौर्य जी को भी मिलकर कहा था, एक पत्र भी दिया था उनको, डिप्टी सीएम को। ये बात मैंने उनको भी बताई थी, कोई छिपाने का विषय नहीं है। कि हमारे जैसे 43 साल इस झंडे को, जब बीजेपी नहीं थी तब भी विद्यार्थी परिषद से काम करते आए हैं। 1977 से जब बीएचयू में एडमिशन लिया था, फर्स्ट डे मेंबर हो गए थे। तकलीफ होगी कि नहीं कि दूसरे के दल के एमएलए का मुकदमा वापस हो जाए, वो भी वो मुकदमा जो 420, 409, 467, 68 जैसे मुकदमे हो, गंभीर आक्षेप के। हम लोग राजनीतिक मुकदमे हैं, हमें लोग नहीं, कई दर्जन कार्यकर्ता। एक चीज और यहाँ पर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। अगर आप जैसे ईमानदार नेता, कार्यकर्ता, कार्य समिति के मेंबर जो 1977 से जो झंडा भाजपा का उठा के जनसंघ 16 जुलाई 1977 जी, और आप जैसे कई नेता हैं, कई कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, ऑनेस्ट कार्यकर्ता हैं, जो ना सिर्फ बलिया में, लखनऊ में, गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा में हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही। तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी प्रदेश में ऊपर संगठन में भ्रष्टाचारियों का एक कॉकस है? क्या कॉकस है? आपको इसकी जानकारी है और क्या आपने शिकायत करी, आवाज उठाई? दीपक जी, इस देश में दल बदल जी लागू किए थे ना, दल बदल कानून, जो कभी हरियाणा की मंत्रिमंडल पूरा बदल जाता था, दल बदल कानून आया। हम लोगों को भी अच्छा लगता था, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, छात्र राजनीति में भी हम लोग थे। लेकिन 28 साल से बलिया के पब्लिक पॉलिटिक्स में हूं और गांव में रहता हूं, शहर में नहीं। लेकिन आज तो राजनीतिक दलों में होड़ लगी है, कौन किधर चला जाए, कौन किधर चला जाए। कल तक जो मुंह पर व्यक्तिगत आलोचना से लेकर गाली बकता था, आज उसको कार्यकर्ताओं से माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। क्या वो कार्यकर्ता जीवित मुर्दा है कि नहीं है? वो जीवित है। सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करना तो उचित है, लेकिन सिद्धांत विहीनता का गढ़ बन गया है हिंदुस्तान इस समय। यही कारण है कि अब जनता भी भारी मात्रा में रिश्वत ले रही है वोट देने के लिए। जब पंचायत का चुनाव गांव के घर के बगल का आदमी लड़ा है, उससे भी लोग पैसा लिए, शराब लिए। गांव गांव में शराब की दुकानें खुली रही चुनाव भर। पूरा का पूरा सिस्टम, जो कई न्याय पंचायत में शराब की दुकानें नहीं होती थी, अब गांव गांव शराब की दुकानें हैं। पूरी नई पीढ़ी जो एजुकेशन नहीं ले पाई बढ़िया से 30 बरस से, यूपी बोर्ड कोलैप्स है टोटल। यूपी बोर्ड में अब तो थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन नकल के लिए इस कमरे में बैठो इतना रुपया, इस कमरे में बैठो इतना रुपया, कॉपी लिखा जाएगी रात को तो इतना रुपया। यही वातावरण ने यूथ को कोलैप्स कर दिया है। वरना जिस ढंग से आज पोजीशन देश की चल रही है, सुबह उठिए तो कोई नेता किसी पार्टी में है, कल इस पार्टी को गाली दे रहा था, कल इस पार्टी में कोई कह रहा था कि अयोध्या में शौचालय बनवा दो,
वो भी पता लगता है किसी पार्टी का टिकट लेकर घूम रहा है ना। तो ये सब चीजों से निश्चित रूप से बीजेपी के रामेश्वर जी एक चीज पूछना चाहूंगा, जब सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसके बाद महीनों तक तस्वीर आती थी मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें आप साथ में होते थे। पूरा प्रदेश जानता है आप 5-5, 6-6 घंटे रहते थे मुख्यमंत्री जी के साथ शपथ लेने के बाद। तो अभी भी आपके उनके बहुत अच्छे संबंध है, आपके घर पर राजनाथ सिंह आते हैं और तमाम बड़े नेता आपके घर पे आते हैं। आपने ये भ्रष्टाचार की बात, ये संगठन की बात, ये बेईमानी की बात सीधे कभी मुख्यमंत्री को नहीं बताई? मैं मुख्यमंत्री जी के साथ, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत पूजनीय पीठ के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनके साथ मैं कभी आधा घंटा भी नहीं रहा हूं। ये जो भी आपको मैसेज दिया वो उचित नहीं है। हाँ, कभी कोई चिट्ठी पत्री क्षेत्र से संबंधित रहा तो जरूर दे दिया मिल करके, बाकी मैंने ये सब कभी नहीं किया। उनकी इज्जत आज भी करता हूं, लेकिन जो कुछ भी मेरे मन में भाव था वो प्रदेश कार्य समिति में उठा दिया था सबके सामने। तो जानकारी सबको है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करें? ये बात सही है कि बहुत सारे निष्ठावान कार्यकर्ता जिसको जो भारतीय जनता पार्टी में जिंदगी लगाए हैं और उन्हीं के सामने से हूटर सायरन बजाता हुआ कल का दूसरी पार्टी वाला सामने से गुजर जा रहा है ना। तो ये बातें जरूर है, बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, परिस्थितियां हैं, होगी कुछ कारण जिसकी वजह से फैसले ऐसे होते होंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस घर में बुजुर्ग दुखी हो और जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो, अगर दूर नहीं होगी तो निश्चित रूप से नुकसान होता है। मतलब क्या आप इशारा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार इनकी तरफ कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपने घरों में आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, अधिकांश अपने माता पिता की बात कही कि पार्टी के बुजुर्ग, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ये बात कहा कि जिस घर में, मैंने कहा जिस घर में बुजुर्ग दुखी हो और जिस पार्टी के परिवार है, पार्टी भी तो घर है, आडवाणी जी भी तो घर के ही हैं। अब उतने लेवल का हमको कमेंट करने का उनके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन जितनी मेरी सोच है, मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि माँ बाप का आदर करो, क्या इधर उधर भटकते हो, माँ का आदर करो ना। मैं अपने माता पिता का चरण नहीं छूते हो, अब कोई नेता आ गया सफेद पोस्ट तो दौड़कर उसका चरण चूमने लगते हो, क्यों ऐसा करते हो? तेरी किस्मत भगवान ने लिखा है और कोई नहीं लिखा है। इसलिए माँ बाप देवता तुल्य है, हिंदू शास्त्रों में ही कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तब कहा गया गुरुदेवो भव। आज उनका अनादर हो रहा है। भारी मात्रा में लड़के बेरोजगार हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, 100 रुपया लीटर की तेल की मोटरसाइकिल पर चलते हैं। हम लोग तो साइकिलें पर पढ़ते रह गए यूनिवर्सिटी भर अपने जीवन में। तो आज जो यूथ जिस ढंग से घर में अपमानित कर दे रहा है, घर अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गया, कहीं पिता पुत्र भी अलग हो गए, कुछ बचा ही नहीं है। सामाजिक ताना बाना ध्वस्त हो चुका है, आप समझ। उसको मैं समझाता हूँ कि नहीं, घर को आदर करो। इस बात पर राजनीति में भी ये दिखाई दे रहा है ना, जब सारा ताना वाना खत्म हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी उससे अछूती क्यों रहे? तमाम बड़े लोग आई गए आपकी पार्टी में, नामी गिरामी आप खुद बता रहे हैं, तो घर का ताना वाना, परिवार भी, राजनीति में परिवार भी घर होता है, पार्टी भी घर होती है, कोई अछूता नहीं है।